चलो तो आज अपन ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे। एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि ये जो डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि दोनों डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंडर में आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स, इसके टाइप्स डिफरेंशिएट करके बताओ, अलग अलग करके बताओ, है ना। तो मतलब क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है जो इस टॉपिक से आते हैं। मैं अब आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले हम खुद इसको समझेंगे, फिर हम रीड करेंगे। उससे क्या होगा कि समझ में आएगा, फिर रीडिंग लग जाएगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं। अब देखो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं अपने, ये ना दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के हैं। एक का नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बात ये आती है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। यानी कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। अब अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं बेसिकली दे आर बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो वो जो म्यूटेशन है ना, दैट लीड्स टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपका जो जीन है उस जीन के किसी आपका जो क्रोमोसोम है उसमें कोई एक जीन के अंदर हम कहें म्यूटेशन आ गई है, तो दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इट इज म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। लेट्स से यू हैव वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इन क्रोमोसोम्स के ऊपर वी नो बहुत सारे जीन्स चिपके हुए रहते हैं। बहुत सारे जीन्स चिपके रहते हैं ना। तो लेट्स से दैट इस एक क्रोमोसोम पर, यहाँ पर हमें ये एक म्यूटेशन मिली है। ठीक है, तो दैट इज म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ एब्सेंस, और यू कैन से कि किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है या किसी एक क्रोमोसोम का एक्सेस हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई एक क्रोमोसोम का अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की कि एब्सेंस of one या more chromosome. The second is excess of one या more chromosome, or you can say that there is an abnormal arrangement. Abnormal arrangement इन वन या मोर क्रोमोसोम। ठीक है, अब अपन ना पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देखेंगे, फिर अपन किनको देखेंगे,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को देखेंगे फिर अपन। तो थोड़ा सा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको के एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि हीमोफीलिया, और जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, थैलासीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, और इतने ही हैं अभी तो आपको जो याद करना है मेरे ख्याल से, तो है ना, यही है। कोई छूट गया होगा तो देख लेंगे। हाँ, एक है फिनाइल कीटोरिया, फिनाइल कीटोरिया। ये अगर आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो आप, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये याद रखने पड़ेंगे लेकिन आपको उसके लिए, और ये तो याद रह भी जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, ये तो याद रह जाएंगे। ठीक है, अब इतने अपन ने अगर लिख लिए तो अपन थोड़ा सा इसका इस पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। अब ये देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो तरह से ग्रुप किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोम डिसऑर्डर, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तो उनमें बेसिकली अगर हम बात करें तो कहाँ पे म्यूटेशन आ रही है, म्यूटेशन को अपन ऑल्टरेशन भी कह सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब कोई बदलाव आना, ऑल्टरेशन का मतलब भी बदलाव लाना ही होता है। तो कहाँ पे बदलाव आ रहा है, सिंगल जीन के अंदर बदलाव आ रहा है। ठीक है, पूरे क्रोमोसोम पे बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरे डीएनए पर भी नहीं आ रहा, केवल उस डीएनए के एक जीन पर आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो in this we study about the alteration or mutation of a single gene। अब जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर ही हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर ही आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, पता है ना ये बात आपको। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, यहाँ तक का अंडरलाइन कर रही हूँ, ये अंडरलाइन आप अपनी कॉपी में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के समय पे देखने हैं अपन को। ठीक है, अच्छा, ये हमने बात की कि दे कैन ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये ट्रांसमिट जब हो रहे हैं तो ये फॉलो कर रहे हैं किसको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मैं यहाँ पे भी लिखना चाहती थी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, दैट दे फॉलो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लॉज को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना बात अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करो, दैट दे फॉलो द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो करते हैं। The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family
बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसकी मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस जैसे क्या होता है, अपन कहते हैं ना कुंडली निकाल देते हैं अपन कि अच्छा इसके मम्मी का नाम ये है, इसके पापा का नाम ये है, इसका जन्मदिन इस दिन को आया है, ऐसे पूरा अपन बता देते हैं उसका फ्यूचर कैसा होगा। वैसे ही ना पेडिग्री एनालिसिस में अपन बता देते हैं कि जो ये दो पेरेंट हैं इनका जो बच्चा होगा, तो वो बायोलॉजिकल जिनका चाइल्ड होगा वो उसमें क्या जेनेटिक ट्रेट होंगे। जेनेटिक ट्रेट मतलब कि जो उसमें अपने पेरेंट्स से चीज़ें इनहेरिट होंगी, तो वो कौन कौन सी इनहेरिट होंगी, ये चीज़ें अपन बता देते हैं, ठीक है। अब अपन जो सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा नोन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की थोड़ी बात करते हैं, तो वो कौन कौन से जिनकी लिस्ट मैं आपको बना चुकी हूँ। एक तो हीमोफीलिया, एक है सिस्टिक फिब्रोसिस, एक है सिकल सेल एनीमिया, फिर है कलर ब्लाइंडनेस, फिलाइन किटोरिया और थैलेसीमिया। इतने तो आपको याद रखने हैं, दीज यू हैव टू लर्न, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने जब ये मेंशन कर दिया मतलब कि ये नीट में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, बच्चे ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जैसे कैसे करते हैं वो वाली चीज़ मैम थोड़ा बता दो, मतलब हमको जो कहते हैं ना क्रॉस बना के दिखा दो। तो मैं वो जो क्रॉस आपको बना के दिखाऊंगी जब मैं एक एक डिसीज बताऊंगी, तो और वो आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। अच्छा, अब देखो ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, आई एम राइट। ये सब मेंडेल के डिसऑर्डर्स हैं जो मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अपने लिस्ट लर्न की है, तो ये सब जो हैं अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही हैं। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली दीज आर नथिंग बट द म्यूटेशंस ऑफ अ सिंगल जीन। अब ये मान लेते हैं कि दो जीन्स हैं अपने पास, इफ़ दिस इज जीन वन, दिस इज जीन टू। मान लेते हैं कि इसमें आ गई है म्यूटेशन, इसमें आ गई है म्यूटेशन, और जिसमें म्यूटेशन आई है मैं उसको ऐसे ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, है ना, ये म्यूटेशन आ गई है। अब वो किसी बच्चे में ये जो दोनों ही जीन्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट होंगे, पेयर में है ना, ये दे आर पेयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का पेयर है ये। तो अब होता क्या है, ठीक है, तो ये किस में है, एक पेयर में है, इसकी बात क्लियर है। चिप्स खाते खाते पढ़ने का और पढ़ाने का अलग ही मज़ा होता है ना, इसमें बैठ के मज़े से चिप्स और कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम एंड विद आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट वे ऑफ टीचिंग एज वेल एज स्टडिंग। तो मैं क्या बताई थी, हाँ, अभी एक पेयर में है, अपनी जो जीन्स है वो पेयर में है, एक म्यूटेटेड है। मान लो अगर ये जो म्यूटेशन हुई है इससे जो डिसऑर्डर होगा वो रिसेसिव है, मतलब ये जो जीन है ये रिसेसिव रहा होगा, तभी तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर रिसेसिव है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दो जीन्स हैं, एक पर म्यूटेशन हुई है पर वो बच्चा बिल्कुल सही पैदा हुआ है, लेकिन उसके जीन्स पे जो उसके जीन्स पर जो एक है, एक पेयर ऑफ जीन होता है उसमें जो एक जीन है उस पर तो है म्यूटेशन पर दूसरे पे नहीं है, तो वो बच्चा सही पैदा हुआ है ऐसा अपन को दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि जिस जीन में म्यूटेशन आई है वो रिसेसिव रहा होगा, तो दिस इज द रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आई है, रिसेसिव डिजीज आई है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर दोनों में ही ये म्यूटेशन आ जाती, अगर दोनों में ही ये म्यूटेशन आ जाती तो वो जो बच्चा है वो उस केस में डिजीज्ड पैदा होता, डिजीज्ड पैदा होता, है ना। ये जो मैंने रामायण लिखी है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, बहुत से को नहीं आई होगी, जिसको नहीं आई है उसको आ जाएगी, डोंट वरी।
अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दैट by pedigree analysis we can understand whether the trait in the question is dominant or recessive. in the question का मतलब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया पेडिग्री एनालिसिस से समझ आ जाएगा कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो ये लिख लो, इन द क्वेश्चन हटा दो, ये लिख दो, यहाँ तक का अंडरलाइन कर लो। मैंने क्यों कहा, एक क्वेश्चन आता है कि पेडिग्री एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं, we can tell whether the trait is dominant or recessive, true or false, so yes it is true। ठीक है। Similarly the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia। अब देखो, अब थोड़ा सा और आओ यहाँ पे, यार कितना गंदा लग रहा है। अब सही है। जो क्रोमोसोम्स है ना, ये अपने ना दो तरह के हैं। एक होते हैं, एक तरह का है ऑटोसोम और दूसरे तरीके का है एलोसोम। अच्छा, एलोसोम को अपन ना सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सही बोला मैंने? अब ये जो एलोसोम है या जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स और वाई होते हैं, और ये जो ऑटोसोम्स हैं दीज आर अदर देन एक्स और वाई। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई होता है इन द ह्यूमन मेल एंड 44 प्लस एक्स एक्स आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल सेटअप मिलता है फीमेल्स का, है ना? सही बताया मैंने? अच्छा, अब ये देखो, जो ये 44 क्रोमोसोम्स हैं, these 44 chromosomes are autosomes and XY or XX, these are your sex chromosomes। ठीक है। XY पेयर इन मेल्स और XX पेयर जो होता है ना वो फीमेल्स के केस में होता है, पेयर फाउंड इन फीमेल्स। ये बात थोड़ी सी है जो ज़रूरी होती है जानना। ठीक है। अब बोलते क्या है, ये जो डिसीज़ेज़ हैं, ये जो डिजीज़ेज़ हैं यहाँ पे, ये डिजीज़ेज़ या तो एक्स लिंक्ड होंगी, तो इन सभी डिसीज़ेज़ में से कुछ हम डिजीज़ेज़ देखने वाले हैं जो कि एक्स लिंक्ड होंगी। एक्स लिंक क्या होता है? देखो, दो शब्द हैं, ऑटोसोमल डिजीज़ेज़ और एक शब्द है सेक्स
सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस, या इसे अपन ना एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। दो नाम है, एक है ऑटोसोमल डिसीज, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज या एक्स लिंक्ड डिजीज। जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो भी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे, इन शॉर्ट जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिस जीन पे प्रेजेंट हैं वो जीन या तो वो किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम का होगा या फिर वो जो जीन होगा वो किसी सेक्स क्रोमोसोम का होगा। अब एक बात देखो, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि मैंने बताया एक्स या वाई होते हैं, लेकिन ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क का पॉइंट, नो genetic mutation तो कोई भी म्यूटेशन अपन बोलते हैं नो जेनेटिक म्यूटेशन occurs in Y क्रोमोसोम, ठीक है ना। बस ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो जो भी डिज़ीज़ आती है वो इसलिए आती है, अगर वो एक्स लिंक्ड, अगर वो किसी भी सेक्स क्रोमोसोम पे डिज़ीज़ आ रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर कोई जीन म्यूटेशन हुई है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपसे है ना लिस्ट पूछी जाए, तो अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि ऑटोसोमल डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो ऑटोसोम पे प्रेजेंट हैं। ऑटोसोम पे मतलब कि जहाँ पे जो जीन म्यूटेशन, जो अपने पास क्रोमोसोम है वो कौन सा है, ऑटोसोम है। ऑटोसोम के अंदर कोई जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है और वो ऑटोसोमल डिजीज़ को वो जो कॉज करेगा वो मेंडेलियन डिजीज़ होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं अपन ऑटोसोमल डिजीज़ के, तो हमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के अलावा जितने भी सारे नाम अपनी लिस्ट में हैं उनको ऑटोसोमल डिजीज़ में ही रखना है। तो जैसे कि आपका सिकिल हीमोफीलिया से स्टार्ट करेंगे, हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया, और मैं बताऊँ जैसे वो कौन सी थी, थैलासीमिया, देन फिनाइल 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 केटोरिया, ये सब जो बीमारी हैं व्हाट आर दे आर ऑटोसोमल डिजीजेस। फिर अगर हम एक्स लिंक्ड डिजीजेस की बात करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है, उस पर कोई जीन में म्यूटेशन आ रही है तो जो डिजीज़ होगी वो एक्स लिंक्ड डिजीज़ होगी। इसके दो एग्जाम्पल हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस और हाँ, और दूसरा था हीमोफीलिया। इधर गलती से हीमोफीलिया लिख दिया, इसको हटाना है अपन को। बस सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोरिया, ये ऑटोसोमल डिजीज़ेज़ हैं। और अगर हम एक्स लिंक की बात करते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है, द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोफीलिया का दिया, आगे हम थ्योरी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस भी दोनों ही एलोसोमल डिजीजेज हैं, एलोसोम या एक्स लिंक्ड या सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेज हैं। इट इज़ एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज द ट्रांसमिशन फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। इसमें क्या मतलब है अपना, मतलब ये है कि
एक चीज़ अपन को ना हीमोफीलिया अपन आगे पढ़ेंगे भी कि हीमोफीलिया हो गया और जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये आगे ढंग से हम देखेंगे कि ये दोनों जो डिजीज़ेज़ हैं ये पहली चीज़ तो कि एक्स लिंक्ड हैं। एक्स लिंक्ड डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये है कि मान लो एक पर्सन है जिसका जो जेनेटिक मेकअप है वो है एक्स एक्स, ठीक है, यानी कि वो फीमेल इंसान है कोई, ठीक है। अब इसके किसी एक क्रोमोसोम में कोई जीन था जिसमें म्यूटेशन आई और इसको हो गया फिर कलर ब्लाइंडनेस। इसके कोई एक जीन के अंदर म्यूटेशन आई और इसके एक जीन के ऊपर के अंदर म्यूटेशन आने से इसका एक जीन अफेक्टेड हो गया बाय कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक जीन के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट आ गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है दैट इज़ द अदर एक्स क्रोमोसोम, वो अनअफेक्टेड है, मतलब उसके जीन्स सारे के सारे सही हैं, उसके जीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा जो इसका पार्टनर है ना, इसका ये पार्टनर जो है, मतलब एक्स एक्स जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक क्रोमोसोम में एक जीन के अंदर म्यूटेशन आने से वो क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट शो करने लग गया, लेकिन दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ये एक रिसेसिव डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, तो इस फीमेल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अनअफेक्टेड रहेगी। हालांकि वो एक कैरियर की तरह काम करेगी, वो एक कैरियर की तरह काम करेगी, यानी डिजीज़ेस को वो अपने ऑफस्प्रिंग्स तक, अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ले जा पाएगी। कैसे, मान लेते हैं कि ये एक्स सी एक्स कंडीशन है, ये है एक्स और वाई कंडीशन, इनकी मेटिंग करवाते हैं तो जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे, एक्स सी एक्स, ये तो आता है ना यार, ये मैं नहीं बता रही फिर से, एक्स सी वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब एक बात बताओ, ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, ये एक फ़ीमेल है जो बिल्कुल ठीक है, ना ये कैरियर है ना, ना ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, ये जो लड़की पैदा हुई है, क्योंकि ना ये है ना, और ना ये कैरियर है, शी इज़ नॉट अ कैरियर, क्योंकि उसके किसी भी क्रोमोसोम पर सी नामक कोई कैप नहीं लगा रखी मैंने। सी नाम की कैप मतलब ऐसे कोई मैंने कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल शो नहीं किया। ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी यहाँ पे भी जो एक्स क्रोमोसोम है वो अनअफेक्टेड है, तो ये मेल जो होगा ये अनअफेक्टेड होगा। ये जो फीमेल है ये अनअफेक्टेड बट शी इज़ अ कैरियर। अच्छा, ये जो मेल बच्चा है, दिस बॉय है ना, इसका बताओ क्या होगा, क्या ये कैरियर होगा, क्या ये अफेक्टेड होगा, ये नॉन अफेक्टेड होगा, क्या होगा। देखो, ये जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है इसके एक्स क्रोमोसोम पर हमने सी नाम की कैप बना रखी है, यानी कि इसके एक क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल है पर दूसरे पे नहीं है, तो मतलब ये अनअफेक्टेड होना, ये एक कैरियर की तरह एक्ट करना चाहिए और ये अनअफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैरियर भी है और अफेक्टेड भी है। मान लो कि कोई भी वाई क्रोमोसोम है उस पर, बेसिकली बात इसी है कि वाई क्रोमोसोम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपन को, एक्स लिंक्ड मतलब अगर एक एक्स पर है और वहाँ पे एक ही एक्स है तो मतलब उस बच्चे को बीमारी होगी, तो यहाँ पे ये वाई डज नॉट शो एनी, ये इट इज़ इटसेल्फ रिसेसिव, ये तो रिसेसिव है ना, वाई तो खुद ही रिसेसिव है, और ये बीमारी तो एक्स पर हुई है, तो मतलब ये जो बच्चा है इसको ये बीमारी हो जाएगी। अब ऐसी जो फीमेल्स होती हैं
ये क्या करती हैं, डिजीज़ को लेकर के जाती हैं टू हर मेल प्रोजेनी। जो फीमेल प्रोजेनी है इस फीमेल की, ये जो फीमेल रही होगी, ये फीमेल के जितने सारे बच्चे हैं उनमें से कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है। ऑल्दो शी विल बी अ कैरियर बट शी विल नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज। लेकिन जो इसका एक बेटा है उसको ये बीमारी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है ना, एक्स लिंक्ड डिजीजेस, X-linked recessive trait shows their transmission from the carrier female to the male progeny। ठीक है, अब यहाँ पे ना अपन कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है, लेकिन जिस एक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है ना उसके अंदर बहुत सारे जीन्स हैं। तो जिस जीन में ये हो रहा है वो खुद जीन कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि वो जो इंसान है वो रेड या ग्रीन कलर के बीच में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा। मतलब अगर मैं यहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर ड्रॉ कर देती ऐसे, तो वो इंसान नहीं बता पाता कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। वो दोनों कलर्स को मिक्स कर देता और वो ग्रे कलर को आइडेंटिफाई करता। ठीक है, तो उसको दोनों कलर्स ही नहीं दिखते। अच्छा, आपको पता है कि अपने आँखों के अंदर जो रेटिना है वहाँ पे कुछ तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फोटो पिगमेंट सेल्स कहते हैं, जैसे कोन्स और रॉड्स हो गए। जो कोन्स होते हैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं अपने को, है ना। जैसे रेड कलर को अगर ये हमारे देखने में हेल्प करते हैं, ग्रीन कलर को ये देखने में हेल्प करते हैं, ब्लू कलर को देखने में हेल्प करते हैं। लेकिन अब हमारे जो रेड और ग्रीन कौन से ना, दे आर अफेक्टेड। ठीक है, इस वजह से दिस लीड्स टू, देखो, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, this defect is due to the mutation in certain genes present in the X chromosome. It occurs in about 8% males and only in 0.4% females। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि नीट वाले थक जाएंगे, ये क्वेश्चन सालों तक आते रहेगा। क्या है इसमें, देखो, एक्स क्रोमोसोम में कोई जीन है उसमें म्यूटेशन आ रही है। ठीक है, ये 8% मेल्स में और 0.4% फीमेल्स में हो रहा है। वाई का रीज़न अगर बताना है ना, इसका अगर रीज़न अगर आपको बताना है तो रीज़न अपन ये लिखते हैं, मेल्स में ओनली 1x इज प्रेजेंट और फीमेल्स के केस में 2x प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल्स के केस में ना दो चांसेस होते हैं, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, है ना। यानी कि और इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में, फीमेल इज कैरियर but she is not affected. She is a carrier and she is not unaffected from the disease. But males have only one condition present for them, XCY। अगर ये डिजीज़ आएगी तो ये इस फॉर्म में आएगी, मेल अफेक्टेड होगा, उसको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, मेल्स हैव
have only one X chromosome and females have two. ठीक है, अब ये जो फीमेल है इसकी बात कर रहे हैं अगर अपन थोड़ी सी, तो ये फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, कौन सी, कैरियर वाली की। एक्स सी, यार इधर नहीं लिखते, क्यों कॉपी को गंदा करें। एक्स सी, एक्स कंडीशन है, इसकी मेटिंग हुई एक नॉर्मल मेल से मान लेते हैं, तो ऐसे में जो इनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे, एक्स सी वाई, एक्स वाई। तो फीमेल से ये बीमारी जो पास हुई ना, फ्रॉम अ फीमेल it passed on to her son. मैंने गलत एरो बना दिया, एक सेकेंड। It passed on to her son. He is affected from the disease. इसको लिख लो, चाहो तो अपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में जैसे चाहो वैसे लिख लो, बट इम्पॉर्टेंट है इतना पार्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसको लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो। अब देखो, अब ये 50%, हाँ, द सन ऑफ सच अ फीमेल, कैसी फीमेल, ऐसी फीमेल जो खुद एक कैरियर हो, तो उसके बेटों में 50% चांस है ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मदर कलर ब्लाइंड है क्या, नहीं है, क्योंकि जीन रिसेसिव है ना, तो उसके पास वो 2 एक्स हैं, एक पर प्रेजेंट एक पे नहीं है, तो बच गई वो। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं, क्योंकि क्या है कि उनके अंदर बिकॉज द अदर डोमिनेंट नॉर्मल जीन इज प्रेजेंट, दैट डिजीज हैज़ बीन सप्रेस्ड, द इफेक्ट ऑफ दैट डिजीज हैज़ बीन सप्रेस्ड। A daughter will not be normally colorblind until and unless her mother is a carrier and her father is colorblind। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अलग कर मार्कर से लाइन अंडरलाइन करती हूँ थोड़ा सा। A daughter will not be colorblind, क्या मतलब है इसका, देखो ये मैंने बना दिया। अच्छा, इस फीमेल को पता नहीं है ना कि ये कैरियर है। यार अब आपकी क्रोमोसोम तो आपने नहीं देखे होंगे ना कि अच्छा मेरे अंदर ये वाला है, एक जीन का म्यूटेशन है मेरे अंदर ये वाला, ऐसा तो किसी ने देखा होगा, होगी तो होगी म्यूटेशन, पर आप में इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप कुछ उस बारे में सोच भी नहीं रहे। कितनी लाखों बीमारी है, किन किन बारे में सोचोगे। और भाई आपने मतलब मान लो ये एक फीमेल है जो कि कैरियर है, उसको पता नहीं है वो कैरियर है, शी इज़ नॉर्मल, और वो शादी करती है एक ऐसे मेल से जो कि क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब ज़रा इनके ऑफस्प्रिंग्स बनाओ। देखो दिस विल बी कलर ब्लाइंड फीमेल, ये है कलर ब्लाइंड मेल, ये है कैरियर फीमेल। मैंने कोई गलती नहीं की है ना, ये है कलर ब्लाइंड में, ये है नॉर्मल में, एंड ये है कैरियर फीमेल। अब बताओ आ गई ना कलर ब्लाइंड फीमेल, कब आई, लेकिन जब फादर भी कलर ब्लाइंड थे,
ठीक है, तो इसको लिखो कि जब फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है, उस केस में फीमेल जो होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, और अगर वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी ना तो वो कैरियर होगी, पर उसमें कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट तो आएगा ही आएगा, चाहे एक पेयर में आए चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए। कलर ब्लाइंड मेल पैदा होगा और एक नॉर्मल मेल पैदा होगा। ठीक है, अब हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं, हम दूसरी बीमारी के अंदर आ चुके हैं। पहली बीमारी हमको जैसे याद हो गई है, रिवाइज आप खुद कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पे, कौन सा लूँ था, ये लेते हैं चलो। हीमोफीलिया भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। अब चूंकि ये भी किस पे प्रेजेंट है, ये वैसी ट्रांसमिट होगी जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हो रहा था, तो ये आप खुद बनाएंगे। तो मैं ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ही जाएगा। जितनी भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ये मेल प्रोजेनी से, ये फीमेल प्रोजेनी से मेल प्रोजेनी में ही जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और अगर मेल प्रोजेनी में है तो ये फीमेल प्रोजेनी में जाएगी। ठीक है, ये भी लिख लो एक चीज़ यहाँ पे, है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस मेल से फीमेल में जाती हैं, फीमेल से मेल में जाती हैं। ठीक है, मम्मी पापा दोनों से जाएंगी ये डॉटर में, और डॉटर से फिर ये जाएंगी अपने बेटे में। ठीक है, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। In this disease, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of the blood is affected। क्या रामायण लिखी है, अगर अपन को समझ नहीं आती ना तो अपन को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। बेसिकली ना थोड़ा हीमोफीलिया के बारे में अगर मैं बताती हूँ, ये दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए हो या हीमोफीलिया बी हो, दोनों में, हीमोफीलिया में होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे चोट लग गई तो क्लॉट बन जाते हैं ना, तो वो क्लॉट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हीमोफीलिया ए में एक AHG नाम का प्रोटीन है जो एब्सेंट है, और हीमोफीलिया बी में थ्रोम्बोप्लास्टिक नाम का एक प्रोटीन एब्सेंट है। तो यहाँ पे एब्सेंस किसकी है, AHG नाम के प्रोटीन की। AHG प्रोटीन इज एब्सेंट। हीमोफीलिया बी में हम देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिक प्रोटीन इज एब्सेंट, ये एब्सेंट है। अच्छा, AHG की फुल फॉर्म क्या है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट इम्पॉर्टेंट है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। नाम ही एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है, हीमोफीलिया के अगेंस्ट में ये बनता है क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन ये नहीं बन रहा। अब एंटी हीमोफिलिक है, मतलब हीमोफीलिया से बचाएगा, पर अभी नहीं बन रहा, तो अब तो हीमोफीलिया होगा। और इसका नाम AHG है, ए से शुरू हो रहा है ना, तो उसके जो अपन डिजीज़ का नाम रखेंगे वो हीमोफीलिया ए रखेंगे। मैंने याद भी करवा दिया, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एंटी
हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिक की प्रोटीन की एब्सेंस में कौन सा हीमोफीलिया हो रहा है, हीमोफीलिया बी। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको एनसीईआरटी में कहीं लिख लो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ प्रोटीन होते हैं उनकी कमी हो जाती है। अब जैसे अपन ने दो प्रोटीन देखे ना, किसी एक की कमी की वजह से उस तरीके का हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन, कैस्केड ऑफ प्रोटीन, मतलब टाइप्स होते हैं कुछ। कैस्केड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर इन डिफरेंट हीमोफीलिया। वी विल सी कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है। इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन्स जो क्लॉटिंग करवाते हैं वही एब्सेंट है, ठीक है। तो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है, अगर उसमें एक छोटा सा कट भी लग जाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, पता है। हेट्रोजाइगस फीमेल मतलब कि देखो, हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब है जहाँ पर एक क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज प्रेजेंट हो, दूसरे के ऊपर नहीं हो। तो ऐसे केस में जो फीमेल है वो कैरियर है, ये मैं भी बनाऊंगी, ठीक है। तो इन दैट केस द डिजीज कैन ट्रांसमिट, ये क्या हो गया भाई, द डिजीज विल ट्रांसमिट इनटू हर सन। वैसे ही जैसे कि बिल्कुल हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था ना, एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ, बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रही क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। जो हीमोफीलिया है इसको XHX फीमेल मान लेते हैं। ये H बता रहा है कि इस वाले क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है, और ये XHY मेल है। अगर आप इनका क्रॉस बनाओगे तो XHX, XHY, XXH और XY, चार ऐसी कंडीशन आएगी। ये कैरियर फीमेल है, ये जो बच्ची है ना, देखो ये XX, दैट मीन्स ये गर्ल है, इसको हीमोफीलिया है, ये पैदा होने से पहले ही मर जाएगी। शी वुड बॉर्न डेथ, मरी हुई पैदा होगी। ये हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक मेल है। इतनी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी यहाँ पे, जो लिखी थी यहाँ पे। The possibility of female becoming hemophilic is extremely rare because mother of such female has to at least be carrier and the father should be hemophilic, unavailable in the later stage of life। ऐसा father जो कि hemophilic है वो मर ही जाएगा, जिंदा ही नहीं बचेगा, तो ऐसा father मिलता ही नहीं है। और जो mother है अगर वो hemophilic है तो उसका, अगर वो मदर जो है उसका एक क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है, मतलब शी इज़ अ कैरियर, बट फाइंडिंग अ फादर ऑफ सच काइंड वो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे जो फादर हैं, मतलब ऐसा एक मेल जो हीमोफिलिक हो वो तो बहुत जल्दी मर जाएगा ना, तो ऐसा कोई मेल मिलेगा ही नहीं। द फैमिली प्रेडिक्ट, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख दो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया shows number of hemophilic descendant as she was the carrier of hemophilia। क्वीन विक्टोरिया को हीमोफीलिया था, मतलब उसको नहीं था, वो कैरियर थी, तो शी वॉज अ कैरियर। यहाँ पे लिख लो कि वो क्या थी, शी वॉज द कैरियर। क्वीन विक्टोरिया वॉज, यार इसको कैसे लिखें, शी वॉज अ कैरियर, इसलिए उसके आगे के जो प्रोजेनी हैं उनको ये बीमारी हुई थी, ठीक है। बस ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन की है ये वो है जो आप एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया तो आप इनसे पढ़ेंगे, ठीक है।
सिकल सेल एनीमिया, अभी अपन ने जितनी देखी वो एक्स लिंक्ड थी और रिसेसिव थी। अब अपन एक्स लिंक को छोड़ कर के आ चुके हैं ऑटोसोमल डिजीजेस की तरफ, यानी कि जो 6 क्रोमोसोम के अलावा जितने क्रोमोसोम पे उन पे होंगी, उन पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन फिर भी ये रिसेसिव होंगी, यानी कि जो ऑटोसोम है उसका जो जीन है जिस पे ये प्रेजेंट है ना, वो जीन कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है, उस पे ये प्रेजेंट होंगी। तो अभी ये जितनी भी अभी अपन ने जितनी भी डिजीजेस देखी हैं वो सब कैसी थी, वो एक्स लिंक्ड थी, एक्स लिंक यानी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी और रिसेसिव थी। अब हम जो भी डिजीज देखने वाले हैं वो सब हैं तो रिसेसिव, मगर दे आर व्हाट, autosomal linked diseases, they are autosomal linked diseases that now we are going to see। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया से। ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है बाय बोथ द पार्टनर्स, ठीक है ना। सो इट ट्रेवल्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर कैरियर्स फॉर द जीन, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ेज़ है ना, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। जो अपन अभी देख दैट इज अब जो अपन देख रहे हैं ना वो है ऑटोसोमल डिजीजेस। देखो इन डिजीज में क्या है कि प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ठीक है, देन ट्रैवल फ्रॉम both the parents, both the parents to offspring, ठीक है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया का मैं एग्जांपल दूँ तो सिकल सेल एनीमिया जिस जीन पे होता है उसका नाम है HB जीन। तो एक है HBS और एक है HBA। ए का मतलब क्या है, नॉर्मल जीन, और HBS का मतलब है सिकल सेल्ड जीन। करेक्ट बात है ना इतनी। तो अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, और हेट्रोजाइगस में जो हम देखेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। तो जो सिकल सेल है, सिकल सेल अनीमिया है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऐसा कंडीशन प्रेजेंट हो तो ये जो डिज़ीज़ है ये उस पर्सन को नहीं होगी लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग को हो सकती है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि वो पर्सन कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो they can transmit from parent to offspring with both the partners are carrier for the gene. The disease is controlled by a single pair of allele। तो जो अलील्स इसे कंट्रोल कर रहे हैं दीज आर HBA एंड HBS, ठीक है। अब HBA और HBS ये दो अलील्स है। मान लो कि अपने पास जो पेयर ऑफ अलील है वो HBS फॉर्म में है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल है ये और HBS मतलब दोनों HBS हैं। तो इस केस में
डिजीज्ड फिनोटाइप मिलेगा, ठीक है, डिजीज्ड फिनोटाइप। दूसरा केस हेट्रोजाइगस कंडीशन का, HbA HbS इंडिविजुअल अगर है तो इस केस में चूंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे है, जो पर्सन होगा वो एपरेंटली मतलब देखा, अगर आप उसको देखोगे उसके फिनोटाइप में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसके जीन के अंदर तो इफेक्ट प्रेजेंट है, यानी वो कैरियर है इस डिजीज़ का। एज देर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, और 50% चांस है कि ये जो पर्सन है इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, जीनोटाइप 2 तो शो कर दिए, एक ये शो कर दिए कि एक तीसरा क्या होगा, HbA और HbA, तो दिस इज नॉर्मल इंडिविजुअल। ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। अब सिकल सेल एनीमिया हो क्यों रहा है भाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिजीज़, ये तो जानना ज़रूरी है, तो वो देखते हैं। और उसको देखने के लिए अपन को यहाँ पे एक डायग्राम देखना पड़ेगा, उससे समझ जाएंगे अपन क्या हो रहा है। पहले मैं समझा देती हूँ फिर मैं लिखवा दूँगी। देखो, सिकल सेल एनीमिया में हम ये देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो 2 चेन्स होती हैं, देखो हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं, दिस इज़ बीटा चेन लेट्स से, एंड दिस इज़ अल्फा चेन, ठीक है। अब जो सिकल सेल एनीमिया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा चेन, तो सिकल सेल एनीमिया इज़ बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा चेन। मतलब कि होता क्या है कि यहाँ पे अपन 6 पोजीशन मार्क करते हैं इस बीटा चेन की, दिस इज़ द 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पे एक कोडॉन प्रेजेंट होता है एंड दैट कोडॉन इज़ GAG, ठीक है, GAG। अब GAG को अपन क्या कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। GAG इज रिप्लेस्ड बाय, सॉरी, GAG को ग्लूटामिक एसिड नहीं कहते, मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज अ कोडॉन विच इज GAG, एंड ये जो कोडॉन है ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है, इट फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। अब इसकी मैं म्यूटेशन शो करती हूँ यहाँ पे, इस GAG की बजाय यहाँ पे GUG आ गया है, तो GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, ठीक है। ये जो GUG है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स वेलिन। तो जहाँ पे पहले ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही थी, जहाँ पे जो पहले एंजाइम बन रहा था, यहाँ जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था, अब वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट हैज़ चेंज्ड, प्रोडक्ट चेंज्ड, दिस इज़ अ म्यूटेशन, ये एक म्यूटेशन है,
और ये जो म्यूटेशन है ये लीड करती है, अब इससे क्या होगा, लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की चेंज में शेप, अगर अगर हीमोग्लोबिन की शेप में चेंज आ रहा है तो आरबीसी शेप ऑल्सो चेंजेस। इसका मतलब तो ये ना, हीमोग्लोबिन किसका, आरबीसी इज मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन में चेंज आ रहा है तो आरबीसी में चेंज आ रहा होगा, है ना, तो आरबीसी शेप ऑल्सो चेंजेस, दैट इज बिकम सिकल शेप्ड। जो अपना नॉर्मल आरबीसी होता है, मैं अगर वो बना के दिखाऊँ आपको, तो नॉर्मल आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव मतलब जैसे हम बनाते हैं ना, ऐसे होता है, और जो सिकल सेल्ड आरबीसी है वो ऐसा सिकल शेप्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको और देखो एक बार, पहले यहाँ पे HbA जीन पर GAG की फॉर्मेशन हो रही थी, और जिससे कि ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे GUG की फॉर्मेशन हो रही है, और इससे क्या बन रहा है, वेलिन बन रहा है। क्या बन रहा है, वेलिन बन रहा है। पहले ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, अब वेलिन बन रहा है, यानी कि दिस इज द HbA पेप्टाइड एंड नाउ इट चेंजेस इनटू HbS पेप्टाइड। HbS पेप्टाइड यानी सिकल सेल्ड चेन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। मुझे अच्छा सा कलर बताओ यार, मेरा मन कर रहा है कलर अच्छे अच्छे यूज़ करने का। ये यूज़ करके देखते हैं। The detect defect is due to the substitution of glutamic acid। इसको चाहो तो थोड़ा लाइट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा लाइट, यस, glutamic acid by valine। कहाँ पे, एट द 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, अब वलीन बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज ड्यू टू अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडॉन। जो 6th पोजिशन पे कोडॉन आ रहा है, कोडॉन इज नथिंग बट द नाइट्रोजनस बेस विच इज प्रेजेंट एट द 6th पोजिशन इज रिप्लेस्ड, वो बदल जाता है। ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम GAG टू GUC टाइप। ठीक है, the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization। अब इफेक्ट, ये चीज़ जो अपन देख रहे हैं ना, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। तो इफेक्ट जो पड़ता है ना इंसान पर, वो कुछ ऐसे है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन अब बदल चुका है ना,
उसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन उसकी चेन लंबी होती जा रही है अंडर लो ऑक्सीजन, causing the change in the shape of the RBCs from biconcave to elongated sickle cell structure. बेसिकली बात ये है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर changes as a result, है ना, as a result RBC structure changes, that is become sickle celled। ठीक है। अब अगली अपनी बीमारी जो आ रही है ना वो है फिनाइल कीटोनेरिया। समझा दो उसको भी पहले फिर लिखना। क्या है फिनाइल कीटोनेरिया? इसका बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क हो जाए तो कैसे रहेगा, देखो, लेट मी सी। क्यों तो क्या आइस कम वीक होते हैं? यार इस पे अप्लाई करना है। नहीं हो सकता ना, क्या हो गया? अरे नोट्स लिखने तो मैं ही लिख देती हूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ, चलो कोई नहीं। फिनाइल कीटोरिया, यही लिख देती हूँ ना। होता क्या है, एक चीज़ तो ये कि इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। अब ये दोनों जो पेरेंट्स हैं उनसे ये ट्रांसमिट हो सकता है टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है। क्यों हो रहा है इसको देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज, इसका देखो कॉज, देखो कॉज कह लो, है ना। तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक अपनी बॉडी के अंदर ना फिनाइल एलानिन की फॉर्मेशन होती है, देखो एलानिन बनता है अपनी बॉडी के अंदर। अब ये जो है ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में।
ठीक है। और इसको जो कन्वर्ट करता है ना, वहाँ पे एक एंजाइम होता है, वो होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज डॉक्सी हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। दिस इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम जब एब्सेंट है, ये प्रोसेस नहीं होगी, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। कब? जब ये एब्सेंट है एंजाइम। ऐसे केस में जो फिनाइल एलेनिन है ये एक्यूम्यूलेट होगा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन में, जैसे किडनी में। ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन करेगा। यूरिन किडनी में एक्यूमुलेट होगा तो किडनी फेलियर कॉज करेगा। अब फिनाइल एलेनिन ये अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है और फॉर्म्स बनाता है इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अपने बॉडी के अंदर बहुत से अदर एंजाइम्स होते हैं, चलो ये एंजाइम नहीं है लेकिन अदर एंजाइम्स तो होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी फॉर्म में जो यूज़फुल नहीं है अपने लिए। तो अदर डेरिवेटिव्स लाइक, जैसे कि लाइक, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, फिनाइल, कौन सा तो एग्जांपल तो पूरी भूल गई, फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये पासेस इन यूरिन। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑल्सो, ये बताने के लिए कि यार इस इंसान को ये बीमारी है या नहीं, फिनाइलकेटोरिया है या नहीं। तो इसका की टेस्ट का माध्यम भी है बेसिकली ये, ठीक है, कि टू सी द प्रेजेंस ऑफ इट इन द यूरिन, राइट। तो दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब जिस इंसान को बीमारी हुई है उसके पास एक एंजाइम नहीं है। अब एनसीईआरटी ने ऐसे करते हुए एंजाइम का नाम नहीं दे रही है, तो वो एंजाइम का नाम मैं बता रही हूँ। नेम ऑफ एंजाइम लिख लो, नेम ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, बस ये नाम है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड, दैट द फिनाइल एलानीन इज एन अमीनो एसिड, इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस फिनाइल एलानीन इज accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives। अब
ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनाइल एलानीन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा and it will convert into phenyl pyruvic acid and other derivatives. अब ये फिनाइल एलानीन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जमा होने लग जाते हैं ब्रेन के अंदर, है ना, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। उसके अलावा ये यूरिन में पास होते हैं because of its poor absorption by the kidney, so they are passed into the urine. So these are the important points about phenylketonuria. एक बार इधर आओ, मेरे साथ ये देखो कि तुमको नोट्स में क्या क्या लिखवाया है। ये नोट लिखवाया है, ये लिखवाया है, ये लिखवाया है, ये, अरे हाँ कहाँ गया ये रहा। अब आता है अगला बीमारी, थैलासीमिया, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। अच्छा एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, फिनाइल एलानीन को पहले लिखूँ अच्छे से, है ना, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे। ऐसा लिखने से तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा। इस एंजाइम को हम लिवर एंजाइम भी कहते हैं, लिवर एंजाइम। दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज लिवर एंजाइम, इसे हम लिवर एंजाइम भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब थैलेसीमिया ना बड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा सा, इसको कर लेते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल डिजीज़ तो मैं भी नहीं करवा पाऊँगी, मैं थक गई, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, मुझे डर है कि ये ब्रेक ना हो जाए अभी से। कोई बात नहीं, बट हो जाएगा। ये क्या हो गया, देखो अब जल्दी से देखते जाओ, है ना। थैलासीमिया, देखो भाई, ये भी ऑटोसोमल है, ये भी रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा, it is related with chain of hemoglobin, that means when the chain of hemoglobin is affected, then it causes thalassemia. Now how it is affected I will tell you. In thalassemia में थैलेसीमिया के ना कुछ टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा भी होता है, पता है, डेल्टा भी होता है, लिख देती हूँ, कोर्स में है नहीं फिर भी। देखो अल्फ़ा में अल्फ़ा चेन is not formed, but excess of beta chains are formed. In beta thalassemia, beta chain not formed, but alpha chain is excess. In delta thalassemia, डेल्टा में क्या होता है, कुछ लोगों में बीटा चेन नहीं होती, बीटा चेन
नहीं होती, उनके पास डेल्टा चेन प्रेजेंट होती है, डेल्टा चेन इज प्रेजेंट। तो होता क्या है कि डेल्टा चेन नहीं बन पाती इन लोगों में, डेल्टा चेन नॉट फॉर्म्ड एंड अल्फा चेन एक्सेस में हो जाती है। अब तीनों को ढंग से समझो। देखो क्या हुआ, थैलेसीमिया अल्फा बीटा डेल्टा 3 तरह का है। जिस चेन की कमी होगी उसके नाम पर पड़ेगा थैलेसीमिया का टाइप। अल्फा चेन इज़ नॉट फॉर्म्ड, अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा चेन नहीं बन रही तो बीटा चेन अपने नंबर को बढ़ा लेती है कि मैं अल्फा चेन की जगह ले लूँ। लेकिन चूंकि अब हीमोग्लोबिन जिससे बनता है वो कंपोनेंट डिस्टर्ब्ड है, इनकम्प्लीट है या इर्रेगुलर अमाउंट में है, तो हीमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। कुछ और बना, गड़बड़ हो गया। थैलेसीमिया बीटा टाइप जो है उसमें बीटा चेन नहीं बनती है, बीटा चेन नहीं बन रही तो अल्फा चेन कहती है कि हीमोग्लोबिन तो बनाना है, तो मैं ऐसा करती हूँ अपना अमाउंट बढ़ा लेती हूँ। अपना अमाउंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बीटा चेन नहीं बन रही, अल्फा चेन बहुत ज़्यादा बन रही है। ऐसे में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। डेल्टा चेन क्या होता है, जैसे बीटा चेन है ना, कुछ लोगों में बीटा चेन नहीं होती है, बीटा चेन के अलावा उनमें डेल्टा चेन होती है। ये कोई बीमारी नहीं है कि बीटा ना है डेल्टा है, ये कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली उन लोगों में जो हीमोग्लोबिन है वो बीटा वो अल्फा और डेल्टा का बना होता है। ऐसे लोगों में देखो जिनमें डेल्टा हीमोग्लोबिन के बारे में बताती हूँ मैं, डेल्टा चेन प्लस अल्फा चेन ये भी क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन ही बनाती है, बिल्कुल सही वाला हीमोग्लोबिन बनाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसा कुछ लोगों में देखा गया है, इन सम पीपल ऐसा होता है, इन सम पीपल। अब जो डेल्टा थैलेसीमिया है इसमें बीटा चेन, इसमें डेल्टा चेन जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इन लोगों में, डेल्टा चेन और अल्फा चेन, तो डेल्टा चेन बन नहीं रही है, अल्फा चेन एक्सेस में हो गई है, तो डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ है नहीं। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, ये भी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाती है। The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain। या तो मतलब दो ग्लोबिन चेन में से कोई एक ग्लोबिन चेन का म्यूटेशन हो जाएगा, मतलब कि वो बनेगी नहीं या एक्सेस में बनेगी। ठीक है, दिस causes formation of abnormal hemoglobin molecules resulting in anemia। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे तो अनीमिया होगा, होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो जो आरबीसी बना रहे हैं। सो ही एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। थैलेसीमिया जो है इसको हमने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। इन अल्फा थैलेसीमिया, जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है इसमें अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बीटा चेन की प्रोडक्शन एक्सेस में हो रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा में कुछ ऐसा हो रहा है और बीटा में बीटा चेन जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो रही है, यानी कि वो कम हो रही है। अल्फ़ा थैलेसीमिया is controlled by two closely linked genes HbA1 HbA2 on chromosome 16 of each parent and is observed due to the mutation or deletion of one or more of the four genes। देखो ये यहाँ पे हम HbA1 HbA2 लिख देते हैं,
HbA1 और HbA2 लिख देते हैं। इसमें ना आप ये देख सकते हो कि दो जीन्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे दो जीन्स हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं, टोटल 4 जीन्स हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं, दो HbA1 के, दो HbA2 के, ठीक है। और ये कौन सा क्रोमोसोम पेयर है? ये क्रोमोसोम 16 है, लेट्स से मदर का, ये भी क्रोमोसोम 16 है, लेट्स से फादर का। दोनों क्रोमोसोम 16 मदर फादर से जब मिलेंगे और दोनों पर अगर ये म्यूटेशन है HbA1 और HbA2 में, तो फिर बीमारी होगी, ठीक है। Two closely linked genes HbA1 HbA2 on chromosome 16 of each parent, and it's observed due to the mutation or deletion of one or more of the 4 genes। ये 4 जीन्स में से, इन 4 जीन्स में से किसी एक का डिलीशन, किसी एक से ज़्यादा का डिलीशन अगर हो जा रहा है तो ये बीमारी हो रही है। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। अब बीटा थैलेसीमिया को जो कंट्रोल कर रहा है वो एक सिंगल जीन है जो है HBB ऑन क्रोमोसोम 11। अल्फ़ा को कौन कंट्रोल कर रहा है? HbA1 HbA2 जो कि क्लोजली लिंक्ड हैं दोनों पेरेंट्स से। ये जब ऑफिस स्प्रिंग में आएंगे, अगर इनसे कोई एक भी मिसिंग होगा तो हो जाएगा अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर HBB पर एक सिंगल जीन है ये ऑन क्रोमोसोम 11, तो अगर ये म्यूटेड है ना, तो ये बीमारी होगी। अब HBB फ्रॉम मदर HBB फ्रॉम फादर दोनों आए बच्चे में, HBB फ्रॉम फादर मदर एक पेयर बना लेगा बच्चे के अंदर। तो इसमें अगर म्यूटेशन आ रही है, ये देखो HbA इसमें भी होगा, एक यहाँ पे दोनों में HBB है ना। फ्रॉम दीज बोथ आर द क्रोमोसोम 11 ऑफ द फादर एंड मदर। तो व्हाट विल हैपन नाउ, ये दोनों जब साथ में आएंगे बच्चे के अंदर, तो अगर किसी एक में भी म्यूटेशन आ गई है ना, किसी एक जीन पर भी म्यूटेशन आ जाती है, तो ये बीमारी बच्चे को हो जाएगी, ठीक है। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that former is quantitative problem of synthesis of too few globin chain molecules, while in latter the qualitative is a qualitative problem of synthesis of incorrectly functioning globin। ठीक है, लैटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। सिकल सेल एनीमिया में बहुत ही ज़्यादा कम ग्लोबिन चेन्स बन रही थी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया में कम ग्लोबिन चेन्स बन रही थी, ये जो बात हुई है ना यहाँ पे, यहाँ पे कम ग्लोबिन चेन्स बन रही थी, तो ऐसे लिख दो यहाँ पे, ये सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है। सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा कम ग्लोबिन चेन बन रही थी। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये थैलेसीमिया की बात हो रही है, लेटर मतलब बाद वाला, इसमें इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन हो रही है। थैंक यू।